नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज हम सामाजिक एवं राजनीतिक विज्ञान में कक्षा 6 के अध्याय 3 में सरकार क्या है पढ़ने जा रहे हैं। आपने सरकार शब्द का जिक्र कई बार सुना होगा। इस पाठ में हम ये पढ़ेंगे कि सरकार क्या है और ये हमारे जीवन में कितना महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। सरकार क्या करती है और वे निर्णय कैसे लेती हैं। अलग अलग तरह की सरकारें, जैसे लोकतांत्रिक सरकार और राजतांत्रिक सरकारों के बीच में क्या अंतर है, चलिए पढ़कर पता लगाते हैं। कुछ अखबारों की सुर्खियों के बारे में नजर फिराइए, जरा देखिए क्या लिखा है इनमें। सरकार के कामकाजों के अधिकारों की रक्षा की मांग, बाढ़ पीड़ितों के लिए सरकार की ओर से राहत सामग्री, प्याज की दर में उछाल, सरकार प्याज के दाम तय किए, सर्वोच्च न्यायालय के लिए 5 और न्यायाधीश, सरकार कोयला और बिजली विभाग के पुनर्गठन के पक्ष में है। सरकार ने 15,000 से अधिक गांवों को सूखाग्रस्त घोषित किया। दोस्तों, ये ऊपर दी गई अखबार की सुर्खियों को देखिए। इनमें सरकार के जिन कामों की बात की जा रही है उनकी सूची बनाइए। क्या सरकार का काम बहुत ही विस्तृत नहीं है? आपके अनुसार सरकार क्या है? कक्षा में इस पर चर्चा करिए। इसके अलावा दोस्तों, एक छोटा सा लॉजिक बताता हूं। अगर आप पब्लिक सेक्टर या किसी भी एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं और इस वीडियो को देख रहे हैं, तो एक छोटी सी बात है जिसे आप अगर यूज़ करेंगे तो आने वाले 6 महीने के अंदर आपको रिजल्ट दिखाई देगा। जो भी पेपर आप पढ़ते हैं, जो भी न्यूज़ आप सुनते हैं, उसे एक कॉपी पर लिखना शुरू करिए। ये जो गवर्नमेंट वर्क करती है या फिर जो भी न्यूज़पेपर में जो ज़रूरी जानकारी आती है, इवन जो आर्टिकल लिखे होते हैं उनको भी काट कर रखिए और उन्हें समय निकाल कर अगर आप आधे घंटे भी पढ़ते हैं तो विश्वास मानिए आप में ग्रोथ होगी, निश्चित है। पर इसको करने में थोड़ा उबासी आएगी, पर शुरुआत में ऐसा होता है। बाद में धीरे धीरे इस चीज़ को करने में आपको अच्छा लगने लगेगा। खैर, ये आगे की बात है, आपको स्वतः करनी है। आगे बढ़ते हैं। हर एक देश को विभिन्न निर्णय लेने और काम करने के लिए सरकार की ज़रूरत होती है। ये निर्णय कई विषयों से संबंधित हो सकते हैं। सड़क और स्कूल कहाँ बनाए जाएं, बहुत ज़्यादा महंगी हो जाने वाली चीज़ें के दाम कैसे घटाए जाएं तथा बिजली की आपूर्ति को कैसे बढ़ाया जाए। सरकार कई सामाजिक मुद्दों पर कार्रवाई करती है। उदाहरण के लिए, सरकार गरीबों की मदद करने के लिए कई कार्यक्रम चलाती है। इनके अलावा वह कई महत्वपूर्ण काम भी करती है, जैसे डाक और रेल सेवाएं चलाना। सरकार का काम देश की सीमाओं की सुरक्षा करना और दूसरे देशों से शांतिपूर्ण संबंध बनाए रखना भी है। उसकी जिम्मेदारी यह सुनिश्चित करना है कि देश के सभी नागरिकों को पर्याप्त भोजन और अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं मिलें। जब प्राकृतिक आपदा घिरती है, जैसे सुनामी या भूकंप, तो मुख्य रूप से सरकार ही पीड़ित लोगों की सहायता करती है। अगर कहीं कोई विवाद होता है या कोई अपराध करता है तो लोग न्यायालय जाते हैं। न्यायालय भी सरकार का ही एक अंग है। शायद आपको यह जानकर अचरज हो रहा होगा कि सरकार इतना सब कुछ कैसे कर पाती है और सरकार के लिए इन कामों को करना क्यों ज़रूरी है। जब लोग इकट्ठे रहते हैं और काम करते हैं तो कुछ हद तक एक व्यवस्था की ज़रूरत होती है जिससे आवश्यक निर्णय लिए जा सकें। कुछ नियमों की ज़रूरत होती है जो सब पर लागू हों। उदाहरण के लिए, संसाधनों के नियंत्रण और देश की सीमा की सुरक्षा की ज़रूरत होती है ताकि लोग सुरक्षित महसूस कर सकें। लोगों के लिए सरकार कई तरह से काम करती है और वह नियम बनाती है, निर्णय लेती है और अपनी सीमाओं में रहने वाले लोगों पर उन्हें लागू करती है। क्या आप सरकार के ऐसे कुछ कामों के उदाहरण दे सकते हैं जिनकी चर्चा ऊपर नहीं की गई हो? तो ये एक बहुत अच्छी बात है। एक छोटा सा क्वेश्चन है आप लोगों तक। अगर इस बात को आपको समझ में आए तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर मुझे कमेंट करके बताइए कि क्या आप सरकार के ऐसे कुछ और कामों के उदाहरण दे सकते हैं जिनकी चर्चा ऊपर नहीं की गई है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ये कुछ जो उदाहरण हैं जो सरकार के अंग हैं। सर्वोच्च न्यायालय, ये रहा। उसके बाद भारत पेट्रोलियम, ये रहा। और भारतीय रेल, ये सभी सरकार के अंग हैं जिनके उदाहरण सामने प्रस्तुत थे। आइए जानते हैं सरकार के स्तर। अब आपको पता है कि सरकार कितनी सारी अलग अलग चीज़ों के लिए जिम्मेदार है, तो क्या आप सोच सकते हैं कि सरकार ये सारे इंतजाम कैसे करती होगी? दरअसल सरकार अलग अलग स्तर पर काम करती है। स्थानीय स्तर पर, स्थानीय स्तर पर, राज्य के स्तर पर और राष्ट्रीय स्तर पर। स्थानीय स्तर का मतलब आपके गांव, शहर या मोहल्ले।
मोहल्ले से है। राज्य स्तर का मतलब है जो पूरे राज्य को ध्यान में रखे, जैसे हरियाणा या असम की सरकार पूरे राज्य में काम करती है। मानचित्र में मैं अभी आपको दिखाता हूँ। राष्ट्रीय स्तर की सरकारों का संबंध पूरे देश से होता है। इस किताब में आप आगे चलकर पढ़ेंगे कि स्थानीय सरकार कैसे काम करती है और आगे की कक्षाओं में राज्य और राष्ट्रीय स्तर की सरकारों के काम के बारे में भी जानकारी आपको मिलेगी। भारत और पड़ोसी देश, एक मैप आपके सामने रखा है जिसमें अंतर्राष्ट्रीय सीमा और राज्य की सीमा के बारे में जानकारी है। दोस्तों, हमारे देश का जिस दिन विभाजन हुआ था, हमारा देश जिस दिन आज़ाद हुआ था, आज़ाद होने के बाद सब एक छोटी छोटी टेरिटरी के फॉर्म में डिवाइड होना शुरू हुआ। पहले जो थे हमारे भारत में कम राज्य थे, धीरे धीरे जैसे जैसे समय कटता गया, बढ़ता गया और राज्य में बहुत सारे छोटे छोटे अन्य राज्य बढ़ते गए। वर्तमान में जो राज्यों की संख्या है वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में करके बताइएगा। इसके आगे शुरू करते हैं। देखिए, भारत के जो पड़ोसी देश हैं उनमें पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, सिक्किम, है ना, ये सभी, बांग्लादेश, म्यांमार, ये सभी हमारे देश के पड़ोसी राज्य हैं। और भारत की जो सीमाएं हैं उनमें राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों स्तर सामने हैं। जो राष्ट्रीय स्तर की सीमाएं हैं उन्हें 1 डॉट लाइन से बताया हुआ है और जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर की सीमाएं हैं उन्हें ब्लैक लाइन, डार्क और 1 डॉट से बताया है। और जो राष्ट्रीय स्तर की सीमाएं हैं उन्हें हल्की लाइन से डॉटेड करके बताया है। तो जैसे ये आप देख पा रहे हैं, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, महाराष्ट्र, तेलंगाना, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, यहाँ से अगर ऊपर की तरफ चलते हैं, जम्मू कश्मीर, हिमाचल, पंजाब, उत्तराखंड, हरियाणा, दिल्ली, ये सभी पूरे के पूरे भारत के अंदर के राज्य हैं। पूर्वोत्तर में अगर चलें तो अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, असम, ये सभी क्या हैं, हमारे पूर्वोत्तर इलाके हैं। अगर पूर्वोत्तर के बाद पश्चिम की साइड जाएं तो फिर हमारे को गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, ये सभी मिलते हैं। फिर इसके बाद पूरा जो सेक्शन है वो हमने आपको बताया। इसमें बेसिकली राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की सीमाओं की चर्चा है। और भी देखेंगे आगे। भारत के प्रशासनिक विभाग, भारत के प्रशासनिक विभागों की अगर बात करें तो इतने सारे प्रशासनिक विभाग हैं और जो अलग अलग जगह पर पूरी तरीके से बटे हुए हैं। अगर आंध्र प्रदेश राज्य की बात करें तो आंध्र प्रदेश राज्य के पुनर्गठन के बाद 2 जून 2014 को तेलंगाना भारत का 29वां राज्य बना। तो जो लास्ट में अभी बना है वो कौन सा है, 29वां राज्य तेलंगाना। कब बना? पुनर्गठन जो आंध्र प्रदेश का हुआ था वो 2 जून 2014 को हुआ था। तो दोनों में सेपरेशन कब हुआ? 2 जून 2014, 2 जून 2014, 2 जून ऑफ 2014। ये पूरा का पूरा सेक्शन है, थोड़ा सा धुंधला है, ठीक है, इसको आपको समझना पड़ेगा बुक में देखकर, फिर मैं आपको और भी चीज़ें आगे बताता चलूँगा। तो ये पूरे जो सेक्शन इसमें दिए हुए हैं इनमें पूरी जो डिटेल है, मतलब कौन सा जो जिला है, कौन सा जो राज्य है, उस राज्य की सीमाएं के अंदर, उनके अंदर जो जिलों की सीमाएं हैं उनको दर्शाया हुआ है। तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड दिख रहा है क्योंकि ये थोड़ा छोटे से सेक्शन में है। अगर इसे आप बड़े लेवल पर देखेंगे, भारत के राजनीतिक मैप को अगर ब्रॉड तरीके से खोलेंगे, पॉलिटिकल को, तो आप उसमें पूरी सीमाओं को अच्छे से समझ पाएंगे। तो मेरी एक गुजारिश है आप सभी लोगों से कि मैप जरूर खरीद के रखिएगा आपके मध्य प्रदेश का। इसके अलावा जो आपका जो भी आप जहाँ पर रहते हैं उस जगह का एक रखिए। इसके अलावा भारत का पॉलिटिकल और विश्व का राजनीतिक ज़रूर, वर्ल्ड का पॉलिटिकल ज़रूर रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सरकार और एवं कानून। सरकार कानून बनाती है और देश में रहने वाले सभी लोगों को वे कानून मानने होते हैं। केवल यही वह तरीका है जिससे सरकार काम कर सकती है। सरकार के पास जैसे कानून बनाने की ताकत होती है, वैसे ही यह ताकत भी होती है कि लोगों को कानून मानने के लिए बाध्य करे। उदाहरण के लिए, एक कानून है कि गाड़ी चलाने वाले के पास लाइसेंस होना चाहिए। अगर कोई लाइसेंस के बिना गाड़ी चलाते हुए पकड़ा जाए तो उसे जेल की सज़ा काटनी पड़ती है या जुर्माना भरना पड़ता है। किसी दूसरे कानून को लेकर यह विचार कीजिए कि लोगों के लिए उसे मानना क्यों ज़रूरी है। दोस्तों, एक क्वेश्चन है ये छोटा सा। इस क्वेश्चन इस तरीके से है कि किसी दूसरे कानून को लेकर लेकर यह विचार कीजिए कि लोगों के लिए उसे मानना क्यों ज़रूरी है।
देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल जो बात अभी ऊपर हमने पढ़ी, एक सिंपल सी बात है, अगर सरकार को चलाना है तो एक दायरे में चलाना पड़ेगा, और दायरा जो है वो कानून का ही लेना पड़ेगा। और इंसान हो या कोई भी हो, हमारे से यहाँ मतलब पूरे भारत को ले लें तो हमारी नागरिकता ही इसी बात पर है कि हम किसी चीज़ से बंधे हुए हैं और हमें उस दायरे में रहकर उस कानून का कार्रवाइयों को लेकर काम करना है। तो सिंपल सी बात है, किसी दूसरे कानून को लेकर यह विचार करें कि लोगों के लिए उसे मानना क्यों ज़रूरी है, तो सिंपल सी बात है, हर एक ऑब्जेक्ट को पूरा करने के लिए अनुशासन और उस चीज़ को मानने के लिए उसका कानून आवश्यक है। अब ये आप पता करिए और कमेंट बॉक्स में बताइए कि वो कानून दूसरा कौन सा आप सोचते हैं या कौन से सोच के इस पर बताते हैं मुझे। आगे बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन को आप तक छोड़ता हूँ। सरकार जो कार्रवाई कर सकती है, उसके अलावा अगर लोगों को लगे कि किसी कानून का ढंग से पालन नहीं हो रहा है तो वो भी इस कुछ कदम उठा सकते हैं। उदाहरण के लिए, अगर किसी व्यक्ति को ये लगे कि उसको उसके धर्म या उसकी जाति के कारण किसी नौकरी में नहीं लिया गया है तो वह न्यायालय जा सकती है या जा सकता है और यह दावा कर सकता है कि कानून का पालन नहीं हो रहा है। तब न्यायालय आदेश देगा कि क्या कदम उठाने की ज़रूरत है। सरकार के प्रकार, आइए जानते हैं सरकार के प्रकार। सरकार को निर्णय लेने और कानून का पालन करवाना यानी उन्हें बाध्य बनाने की शक्ति कौन देता है? अब ये बात बहुत महत्वपूर्ण है कि सरकार को निर्णय लेने और कानून का पालन करवाने यानी उन्हें बाध्य बनाने की शक्ति कौन देता है? अब जो हम प्रेजेंट सिनेरियो में देख पा रहे हैं कि किस तरीके से चल रहा है सामना, तो इसी चीज़ को आप एक गौर कर रहे हैं कि जो सरकार जो भी निर्णय ले रही है, कानून जो भी पालन करवा रहा है या इवन ज़बरदस्ती करा रहा है, उन सब चीज़ों के पीछे कौन सी शक्ति है? तो इस प्रश्न का उत्तर इस बात पर निर्भर करता है कि उस देश में कैसी सरकार है। जिस देश में जैसी सरकार होगी और जो उसके नियम होंगे वही उनकी डिपेंडेंसी को बताएंगे। लोकतंत्र में तो लोग ही सरकार को यह शक्ति देते हैं। लोग ऐसा चुनाव के माध्यम से करते हैं और वे अपने पसंद के नेता को वोट देकर चुनते हैं। एक बार चुन लिए जाने के बाद यही लोग सरकार बनाते हैं। लोकतंत्र में सरकार को अपने निर्णय एवं उठाए गए कदमों का आधार बताना होता है और सफाई देनी होती है। एक दूसरी तरफ की सरकार होती है जिसे राजतांत्रिक सरकार कहते हैं। इसमें राजा या रानी के पास निर्णय लेने और सरकार चलाने की शक्ति होती है। राजा के पास सलाहकारों का एक छोटा सा समूह होता है जिससे वह विभिन्न मुद्दों पर चर्चा कर सकता है। अंतिम निर्णय लेने की शक्ति उसी के पास रहती है। लोकतंत्र के समान राजतंत्र में राजा या रानी को अपने निर्णय के आधार नहीं बताने पड़ते और ना ही अपने निर्णयों की कोई सफाई देनी पड़ती है। लोकतंत्र सरकार। भारत एक लोकतंत्र है। इस लोकतांत्रिक व्यवस्था को पाने के लिए हमने लंबी लड़ाई लड़ी। संसार में और भी कई देश हैं जहां लोगों ने लोकतंत्र लाने के लिए संघर्ष किए हैं। ऊपर बताया जा चुका है कि लोकतंत्र की मुख्य बात यह है कि लोगों के पास अपने नेता को चुनने की शक्ति होती है। इसलिए एक अर्थ में लोकतंत्र लोगों का ही शासन होता है। लोकतंत्र में मूलभूत विचार यह है कि लोग नियमों को बनाने में भागीदार बनकर खुद ही शासन करें। आज के समय में लोकतांत्रिक सरकार को प्रायः प्रतिनिधि लोकतंत्र कहते हैं। प्रतिनिधि लोकतंत्र में लोग सीधे भाग नहीं लेते बल्कि चुनाव की प्रक्रिया द्वारा अपने प्रतिनिधि को चुनते हैं और ये प्रतिनिधि मिलकर सारी जनता के लिए निर्णय लेते हैं। आजकल कोई भी सरकार अपने आप को तब तक लोकतांत्रिक नहीं कह सकती जब तक वह देश के सभी वयस्क नागरिकों को वोट देने का अधिकार ना दे। तो देखिए दोस्तों, जो भी लोकतांत्रिक सरकार बनती है वो हमारे द्वारा, जनता के द्वारा चुने गए लोगों के द्वारा बनती है। एक मतदान के समय मतदान की उंगली पर स्याही के निशान लगाया जाता हुआ ये जो चित्र आप सामने देख रहे हैं, ये ग्रामीण मतदान केंद्र का दृश्य है जहां पर यह व्यक्ति वोट डालने गया हुआ है और इसने अपने पसंद की सरकार को, पसंद के व्यक्ति को सरकार में लाने का एक फैसला लिया होगा जिसमें उसने किसी व्यक्ति को विशेष पर वोट दिया होगा। तो ये लोकतंत्र का एक बहुत अच्छा उदाहरण है हमारे देश का, जिससे हम एक लोकतांत्रिक सरकार को चुन सकते हैं। हम अपने पसंद के व्यक्ति को चुनकर उसे सरकार मान सकते हैं। कुछ पॉइंट हैं, जरा मैं इसको पढ़ता हूं आपके लिए। लोकतंत्र में लोगों की भागीदारी उन निर्णयों के लिए लेने के लिए महत्वपूर्ण है जो उनको प्रभावित करते हैं। और क्या आप इससे सहमत हैं कि, और आप जवाब
लोकतंत्र में लोगों की भागीदारी उन निर्णयों को लेने में महत्वपूर्ण है जो उनको प्रभावित करते हैं। क्या आप इससे सहमत हैं? अपने जवाब में 2 कारण लिखिए। एक तो बात आपको पहले यह समझनी होगी कि लोकतंत्र में लोगों की भागीदारी उन निर्णयों को लेने में महत्वपूर्ण है या नहीं जो उनको प्रभावित करते हैं। मतलब लोकतंत्र में लोगों की भागीदारी लेने का मतलब महत्व क्यों है, जो उनको प्रभावित करते हैं, और क्या आप इससे सहमत हैं कि लोकतंत्र में लोगों की भागीदारी होनी चाहिए अथवा नहीं। अपने जवाब में 2 कारण लिखिए। तो एक छोटी सी लाइन को अगर आप मुझे बताएंगे लिखकर कमेंट बॉक्स में तो मैं बहुत ही खुश होऊंगा कि हाँ आप इस बात को समझ रहे हैं। नेक्स्ट देखते हैं, आपके यहाँ जिस प्रकार की शासन व्यवस्था है उसके स्थान पर आप कैसी शासन व्यवस्था चाहते हैं और क्यों चाहते हैं। तो ये एक बहुत ही डिबेट का क्वेश्चन है और इस डिबेट के क्वेश्चन को आप आपके आसपास के लोगों में जिनके साथ आप मित्र हैं उनके साथ बैठकर पढ़ रहे हैं तो इस प्रश्न को अपने बीच में उठाइए और इस पे एक गहन मुद्दे पर चर्चा करिए और जो जानकारी निकले वो ज़रूर सबको बताइए, इस कमेंट बॉक्स में लिखिए ताकि ये और भी लोग जान सकें कि क्या आपके यहाँ जिस प्रकार की शासन व्यवस्था है उसके स्थान पर आप कैसी शासन व्यवस्था चाहेंगे या चाहते हैं। अगर वो सही नहीं चल रही है तो आप कभी कभी जनरल एक एग्जांपल देता हूं, कभी कभी हम देखते हैं कि सरकार के जिस व्यक्ति को हम सरकार को चुनते हैं वह व्यक्ति ठीक ढंग से काम नहीं कर रहा होता है। एक छोटी सी एग्जांपल, मान लीजिए आप जिस जगह रहते हैं और जिस जगह के पार्षद को आपने चुना है वो पार्षद आपके जब वोट लेने आया था उसके बाद से कभी वो आपके लिए काम करने आगे बढ़ता ही नहीं है। ना ही आपको नगर निगम के चीज़ों में अगर ज़रूरत होती है तब वो आगे नहीं आता है, आपको अगर आसपास की स्ट्रीट लाइट नहीं चल रही है तब भी वो कभी काम नहीं करता है। तो आप एक छोटी सी व्यवस्था में दिमाग में एक बात सोचेंगे कि उस व्यक्ति को हमने वोट क्यों दिया जिस व्यक्ति को काम ही नहीं करना है। तो ये हमारे द्वारा चुनी गई सरकार है और हमने जिस व्यक्ति को चुना वो गलत है, गलती से गलत चुन गया है और अब हम क्या करें और क्या हमारी ये शासन व्यवस्था, मतलब इसके स्थान पर आप कैसी शासन व्यवस्था चाहेंगे। आप चाहेंगे कि बिजली पानी की कोई समस्या ना हो और अगर कोई समस्या आ रही है तो उसको समाधान कराया जा सके। तो ये सारी चीज़ें आपके सामने एक क्वेश्चन के फॉर्म में हैं और यदि आप एक अच्छे राइटर लिखना चाहते हैं पीएससी के क्वेश्चनों को और अच्छी रिटर्न शैली को बनाना चाहते हैं तो दोस्तों इन क्वेश्चनों के जवाब जरूर बनाइए। मेरे तक नहीं पहुंचाइए तो खुद तक जरूर लिखिए, क्योंकि मुझ तक अगर पहुंचाएंगे तो मैं उसके सही और गलत का आंसर कर सकूंगा, लेकिन अगर खुद तक रखते हैं तो भी इन पर विचार करिएगा जो क्वेश्चन मैं आपको देता हूं। नीचे दिए कथनों में जो गलतियां हैं उन्हें सुधार कर लिखिए। राजतंत्र में देश के नागरिकों को अपनी पसंद का नेता चुनने की छूट होती है। लोकतंत्र में एक राजा के पास देश पर शासन करने की संपूर्ण ताकत होती है। राजतंत्र में राजा या रानी द्वारा लिए गए निर्णयों पर लोग प्रश्न उठा सकते हैं। तो भाई साहब ये जो तीनों को बातें लिखी हैं उनमें क्या सही बात लिखी है। राजतंत्र में देखो, नीचे से शुरू कर देते हैं। राजतंत्र में राजा या रानी के द्वारा जो निर्णय लिए जाते हैं उनमें कोई प्रश्न नहीं उठाया जा सकता, क्योंकि राजतांत्रिक सरकार राजा के भरोसे होती है और राजा सिर्फ अपने मंत्रीगणों से जानकारी और अपनी बात कर सकता है। इसके अलावा आखिरी आंसर राजा या रानी का होता है। तो ये गलत हो गया। अरे कितने जा रहे हो, ये हो गया गलत। इसके बाद लोकतंत्र में एक राजा के पास देश पर शासन करने की संपूर्ण ताकत होती है। देखिए शासन तो उसी को ही करना है, लेकिन उसके पास पूरी ताकत नहीं। वो जनता के द्वारा चुना हुआ व्यक्ति, जनता का व्यक्ति है, उसके पास पूरी ताकत तो है, लेकिन वो लोकतंत्र का राजा है, उसके पास पूरी ताकत नहीं है। वो उसे सफाई देनी ही होगी अगर उसने कोई निर्णय लिया है तो। राजतंत्र में देश के नागरिकों को अपनी पसंद का नेता चुनने की छूट होती है। तो ये सरासर गलत है। राजतंत्र राजा होता है और राजा को तो प्रजा नहीं चुनती है, प्रजा के लिए वो निर्णय लेता है और अंतिम रूप से लेता है, उसको उसकी किसी भी प्रकार की सफाई नहीं देनी होती है। तो ये बातें जो अभी हमने ऊपर पढ़ी, इन्हीं बातों का एक छोटा सा प्रश्न है सामने था और इस पर हमने चर्चा करी, बहुत अच्छी थी। आइए बढ़ते हैं आगे। लेकिन हमेशा ऐसा नहीं था कि क्या आप विश्वास कर सकते हैं कि एक समय ऐसा था जब लोकतांत्रिक सरकारें औरतों और गरीबों को चुनाव में भाग नहीं लेने देती थी। अपने शुरुआती दौर में सरकारें केवल उन्हीं पुरुषों को वोट देने देती थी जो पढ़े लिखे थे और जिनके पास अपनी संपत्ति होती थी। इसका मतलब था कि औरतों, गरीबों और अशिक्षितों को वोट देने का अधिकार नहीं था। ऐसी स्थिति में देश उन्हीं नियमों के सहारे चलते थे
जो ये गिने चुने पुरुष बनाते थे। भारत में आज़ादी से पहले बहुत ही कम लोगों को वोट देने का अधिकार था, इसलिए जनता ने संगठित होकर एक अधिकार की मांग की। गांधी जी समेत कई नेताओं ने इस अन्यायपूर्ण व्यवहार का विरोध किया और उन्होंने भी जोर शोर से यह मांग उठाई। सन 1931 में यंग इंडिया पत्रिका में लिखते हुए गांधी जी ने कहा था कि मैं यह विचार सहन नहीं कर सकता कि जिस आदमी के पास संपत्ति है वह वोट दे सकता है, लेकिन वह आदमी जिसके पास चरित्र है पर संपत्ति या शिक्षा नहीं, वो वोट नहीं दे सकता, या जो दिन भर अपना पसीना बहाकर ईमानदारी से काम करता है वह वोट नहीं दे सकता, क्योंकि उसने गरीब आदमी होने का गुनाह किया है। तो ये एक पत्रिका जो यंग इंडिया में लिखा हुआ था, ये गांधी जी की पत्रिका थी, तो उसमें लिखा हुआ एक जो बात थी वो मैंने अभी आपके सामने पढ़ी। आइए जानते हैं वोट फॉर वुमन के बारे में। संसार में कहीं भी सरकार ने स्वेच्छा से अपनी शक्ति लोगों के साथ नहीं बांटी। पूरे यूरोप और अमेरिका में महिलाओं और गरीबों को सरकार के कार्यों में भागीदारी लेने के लिए संघर्ष करना पड़ा। महिलाओं द्वारा मताधिकार के लिए किए गए संघर्ष ने प्रथम विश्व युद्ध के दौरान और मजबूती पकड़ी और इस आंदोलन को महिला मताधिकार आंदोलन कहते हैं। बात समझना, महिला मताधिकार आंदोलन कहते हैं किसे हैं? जब महिलाओं द्वारा मताधिकार के लिए किए गए संघर्ष ने प्रथम विश्व युद्ध के दौरान और मजबूती पकड़ी। मतलब जो पूरे वर्ल्ड वाइड, जो अमेरिका, यूरोप तरफ से भी ऐसी ही स्थिति थी कि संसार में कहीं भी सरकारों ने स्वेच्छा से अपनी शक्ति लोगों के साथ नहीं बांटी। पूरे यूरोप और अमेरिका में महिलाओं और गरीबों को सरकार के कार्यों में भागीदारी लेने के लिए संघर्ष ही करना पड़ा है और महिलाओं द्वारा मताधिकार के लिए किए गए संघर्ष में प्रथम विश्व युद्ध दौरान मजबूती पकड़ी और इस आंदोलन को महिला मताधिकार आंदोलन कहते हैं और अंग्रेजी में इसे सफ्रेज मूवमेंट कहते हैं। सफ्रेज का मतलब होता है वोट देने का अधिकार। युद्ध के दौरान बहुत से पुरुष लड़ाई में थे, इसलिए महिलाओं को उन कामों को करने के लिए बुलाया गया जो पहले पुरुषों के काम माने जाते थे। जब महिलाओं ने विभिन्न प्रकार के काम और उनकी व्यवस्था करना शुरू किया तो लोगों को यह देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि उन्होंने महिलाओं और उनकी क्षमताओं के बारे में क्यों इतनी गलत रूढ़िबद्ध धारणाएं बना रखी थी कि महिलाएं ये काम नहीं कर सकती। इस तरह महिलाओं को निर्णय लेने में समान रूप से योग्य माना जाने लगा। महिला मताधिकार आंदोलन की साथियों ने सभी महिलाओं के लिए वोट देने के अधिकार की मांग की और उनकी आवाज़ सुनी जाए, इसके लिए उन्होंने जगह जगह पर अपने आप को लोहे की जंजीरों से बांधकर प्रदर्शन किया और उनमें से कई क्रांतिकारी महिलाएं जेल गईं और भूख हड़ताल पर बैठीं। अमेरिका में औरतों को वोट देने का अधिकार सन 1920 में मिला, जबकि इंग्लैंड की औरतों को यह अधिकार कुछ सालों बाद सन 1928 में मिला। तो देखिए कितनी अच्छी बात हमें आज समझ में आई कि कहां से कहां तक लड़ाई संघर्ष का ही खेल है। जितना संघर्ष मजबूत होगा जीत उतनी ही प्यारी होगी। एक बात यहाँ पर लिखी है, सिर्फ पढ़ने का लिए है। पृष्ठ कुमार 33-34 पर मानचित्र को देखिए। भारत के राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को, जिलों को दर्शाता है। इन मानचित्रों और विभिन्न अन्य संसाधनों से निम्न जानकारी का पता लगाएं। पहला, भारत के पड़ोसी देशों के नाम जो अभी मैंने आपको गिन के बताए, अपने राज्य या केंद्र शासित प्रदेशों और उनके पड़ोसियों के नाम, अपने जिले और उसके पड़ोसी जिलों के नाम और अपने जिले से राष्ट्रीय राजधानी के लिए जाने वाले मार्ग। तो भाई ये जो क्वेश्चन है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो अभी ऊपर मानचित्र देखा था, ये मानचित्र तो आप खरीद ही लो और खरीदने के बाद सबसे मेन बात है, इनकी इतनी चीज़ों के बारे में जानकारी अगर आपकी होगी तो इसको बोलते हैं जनरल नॉलेज। आप जहाँ रहते हैं उसके पहले तो आपको ये पता हो कि आप जहाँ रहते हैं उसके राष्ट्रीय राजधानी के लिए जाने वाले मार्ग। मतलब आपकी राष्ट्र की राजधानी दिल्ली है और दिल्ली तक जाने के लिए अगर आपको कोई रास्ता चाहिए तो आपके यहाँ से जाने का रास्ता क्या है। जैसे मान लीजिए मैं जहाँ रहता हूँ यहाँ से NH7 गुजरता है, तो ये मुझे पता है कि मैं यहाँ से दिल्ली जा सकता हूँ। तो सेम वही बात है कि आप जहाँ पर रहते हैं उस स्थान के आसपास से राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली जाने के लिए राजमार्ग कौन जाता है। इसके अलावा वहाँ से कितने केंद्र शासित कितने नेशनल और कितने स्टेट के जो वो हैं हाईवे हैं वो जाते हैं, उनके बारे में जानकारी एक कॉपी पे लिखी है। ये बहुत ज़रूरी है, ये जनरल नॉलेज है। आपसे कभी भी व्हाट अबाउट योरसेल्फ में पूछ सकता है कि आप यहाँ रहते हैं, वहाँ से कौन सा रोड कहाँ जाता है, फिर वो कौन से नंबर का मतलब नेशनल हाईवे है।
दूसरी बात, अपने ज़िले और उसकी पड़ोसी ज़िलों के नाम बताइए। भाई आप अब जहाँ रहते हैं उसके आसपास के ज़िलों का नाम आपको पता होना चाहिए, मतलब आपके ज़िले से जुड़ी हुई अन्य ज़िलों की बॉर्डर को आपको साझा करना होगा। आपको पता होना चाहिए कि किस स्थान से कहाँ की बॉर्डर कितनी दूरी तक लगी हुई है। इसके अलावा बहुत सारी बातें हैं। फॉर सपोज़ अगर कोई एग्जांपल लेते हैं तो भोपाल से अगर हम आगे बढ़ें तो भोपाल से विदिशा जो है वो कुछ 96 के आसपास किलोमीटर पर है, सीहोर पास में लगता है। इसके अलावा अगर बढ़ते हैं तो मंडीदीप अब्दुल्लागंज लगता है, इधर की तरफ चलें तो रायसेन लगता है, और भी अगर बढ़ें तो इस तरीके से जो बॉर्डर पूरा चारों तरफ है। अब ये सबसे मेन बात है, पता तो ये बातें सबको हैं, पर मुद्दा ये है कि इनकी जो डिस्टेंस है वो कितनी कितनी है। मतलब विदिशा जिले की डिस्टेंस भोपाल जिले से कितनी दूरी के लिए लगी हुई है, रायसेन जिले की जो डिस्टेंस है बॉर्डर की वो इस जिले से कितनी लगी हुई है, अन्य जिलों की किस तरीके से लगी हुई, तभी तो आपका जो परफेक्ट नॉलेज है वो आपका खुलकर आएगा। तभी तो आप जान पाएंगे कि उस जगह से, और सपोज मान लीजिए एक छोटी सी जगह पर आपको घूमने जाना है आपकी फैमिली के साथ। अगर आपने बहुत अच्छे से इस बात को जाना हुआ है कि आप यहाँ से इतनी दूरी पर जाते हैं और इस दूरी पर जाने के बाद आपको ये बॉर्डर शुरू होगी और उस तरह से अंदर इतने किलोमीटर पर आपका ये पर्यटक स्थान है, तब आपको कितना आसान होगा उस चीज़ के बारे में पूरी जानकारी बनाने का। मतलब ये कि आप वहाँ से कितने समय तक में पहुँच जाएंगे अपने स्थान से, और वहाँ पर उस चीज़ को घूमकर या समय बिताकर कितने समय में वापस लौट आएंगे। ये एक छोटा सा एग्जाम्पल था। एक अगर लें तो जब आप किसी ट्रेन से किसी स्थान पर जाते हैं तो उससे पहले आप उसकी पूरी जानकारी बनाते हैं। वो कैसे? आप उसका टिकट लेते हैं, आपको पता होता है कि आपको रात को 10 बजे बैठना है, सुबह 6 बजे पहुंचना है, दिन भर आपको काम करना है, रात को 10 बजे फिर बैठना है और सुबह 6 बजे फिर अपने वापस स्थान पर आना है। तो ये पूरी जानकारी आपकी स्वतः होती है, इसलिए आपको कभी भी इस बात की चिंता नहीं होती कि आपका काम बिगड़ेगा। तो भाई सिंपल सी बात है, काम को करने के तरीके को थोड़ी सी मजबूती से अगर कर लिया जाए तो फिर उसमें दिक्कत नहीं आती। तो ये एक छोटा सा था एग्जाम्पल कि पड़ोसी जिलों के नाम और उससे जुड़ी हुई पूरी बॉर्डर की डिटेल आपके पास होनी चाहिए। और अपने राज्य, केंद्र शासित प्रदेश और उसके पड़ोसियों के नाम अपने अगर अपने भारत की बात करें तो भारत के लिए भी वही बात है, इसके अलावा पड़ोसी देशों के लिए भी वही बात है। तो ये एक छोटा सा क्वेश्चन था, इसे पूरा करिएगा और अगर कोशिश करें तो इनके बारे में जानकारी अन्य लोगों से लीजिए। ज़्यादा हो तो आप इसी कमेंट बॉक्स में हमको बताइए, हम भी आपकी मदद करेंगे और भी लोग इसे मिलकर आपकी मदद करेंगे। हम सब एक दूसरे की मदद करेंगे, क्योंकि हम जहां बैठकर पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम ही है सब पढ़ो सब बढ़ो। तो दोस्तों ये जो पूरा का पूरा सेक्शन था, हमने पढ़ा कि राजतांत्रिक और लोकतांत्रिक सरकारें क्या होती हैं, सरकार को चलाने का तरीका क्या था, सरकार शब्द का मतलब क्या था, सरकार का कानूनी रूप क्या था, लोकतांत्रिक क्या थी, राजतांत्रिक क्या थी, महिला मताधिकार आंदोलन क्या था, गांधी जी का दृढ़ संकल्प हर एक वयस्क को वोट देने का अधिकार मिलना चाहिए। लेकिन बहुत सारे लोग इस पर विचार से सहमत नहीं हैं और कुछ सहमत हैं। तो सब चीज़ों पर जो जानकारी थी हमने पूरी उसमें इस चैप्टर में पढ़ी, और इस चैप्टर में हमने बहुत ही अच्छी बात जानी कि सरकार क्या है। तो दोस्तों ऐसी ही अच्छी बातें, ये एनसीईआरटी का क्रम लगातार चलता रहेगा और भी आगे बढ़ता चलेगा। पूरी बातें हम जानेंगे, पूरी चीज़ें हम समझेंगे, पर हमारे साथ बने रहिए, हमारे इस चैनल के साथ बने रहिए, जुड़े रहिए, मिले रहिए, बने रहिए हमारे साथ, सबकी मदद करिए दोस्तों। जब तक कुछ खास नया नहीं है, दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू दोस्तों।